नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी टाइप ऑफ सॉइल सैंपल की और वहां पर हमने देखे थे जनरली दो टाइप के सॉइल सैंपल्स हमको देखने को मिल रहे थे। एक था हमारा डिस्टर्ब्ड सैंपल, दूसरा था हमारा अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। तो दोस्तों, जो सैंपल्स हम या जो सॉइल सैंपल्स हम ऑब्टेन कर रहे थे वो जिस भी डिवाइस या जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्टेन करते थे उस डिवाइस का नाम था दोस्तों सैंपलर। सो इस वीडियो के अंदर हम उसी सैम्पलर की डिज़ाइन देखने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे टाइप के मिल रहे थे हमें सैंपल्स के, डेट इज़ डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब, तो उसके अंदर जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस था वो हमको किसके हिसाब से डिसाइड हो रहा था दोस्तों, वो डिसाइड हो रहा था डिज़ाइन ऑफ सैम्पलर पे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि पहला पॉइंट क्या कहता है, द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस इन सैम्पलिंग विल डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द सैम्पलर। मतलब यहाँ पर देखो लिखा है बाकायदा कि जो डिग्री थी डिस्टर्बेंस की सॉइल सैंपल की वो डिपेंड कर रहा था किस पर दोस्तों, कि सैंपल की डिज़ाइन किस टाइप की है। फिर हमने बात करी इसी के अंदर कि एक अच्छा सैंपल दोस्तों या एक अच्छा सैंपलर वह होता है जो कि मिनिमम डिस्टरबेंस प्रोवाइड करे। मतलब कि एक गुड सैंपलर या बोल सकता हूँ एक सबसे अच्छा सैंपलर वह होगा जो कि मिनिमम अमाउंट में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वहाँ पर। क्योंकि अगर आप एक वर्स्ट टाइप का सैंपल यूज़ करेंगे दोस्तों तो वहाँ से चांसेस ये है कि आपको जो है डिस्टर्ब टाइप का सैंपल मिलेगा और डिस्टर्ब में भी आपको नॉन रिप्रेजेंटेटिव टाइप का सैंपल मिलेगा जो कि किसी काम का नहीं रहेगा आपकी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहला और बेसिक सा पॉइंट यहाँ पर बता दिया है। ठीक, सेकंड अगर हम बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो हमारा जो सैंपलर होता है वो इन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। डेट इज़, पहला अगर मैं बात करूँ दोस्तों सैंपलिंग ट्यूब होता है, अभी मैं फिगर के अंदर आपको बता दूंगा। दूसरा नॉन रिटर्न वॉल एंड तीसरा कटिंग एज या फिर कटिंग टीथ होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सैंपलर बताता हूँ, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने जो फिगर है दोस्तों ये है हमारा सैंपलर का। इसी को पूरे को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, सैंपलर। ठीक, इस सैंपलर के अंदर मैं कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं जो बताता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों इसको बोलते हैं हम कटिंग एज, ये भी है हमारी कटिंग एज। ठीक है, जिनका यूज़ क्या आता है दोस्तों, इनका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है आपके सामने मैं दूसरे कलर से अभी ड्रॉ करता हूँ, ग्रीन कलर से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो दोस्त होता है ये मेरा होता है सैंपल ट्यूब, ये कंटिन्यू होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है दोस्तों कि जो इस कटिंग एज का, क्या बोला, कटिंग एज का जो इंटरनल डायमीटर है उसको मैंने D1 बोल दिया। ठीक, मतलब कि अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है, इस जो कटिंग एज का इंटरनल डायमीटर उसको D1 बोला गया। वहीं इसके एक्सटर्नल डायमीटर को दोस्तों D2 बोला गया। वहीं सैंपल ट्यूब के इंटरनल डायमीटर को D3 बोला और सैंपल ट्यूब के आउटर डायमीटर को D4 बोला। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है जिससे कि आप देख सकते हैं। ये पूरा जो लिखा गया है कि D1 क्या है हमारा, इनसाइड डायमीटर है किसका, कटिंग एज का। ठीक, वहीं D2 हमारा दोस्तों आउटर डाया है कटिंग एज का, D3 हमारा इनसाइड डाया है सैंपलिंग ट्यूब का, वहीं D4 हमारा आउटसाइड डाया है सैंपलिंग ट्यूब का। ठीक है दोस्तों, अब जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है हमारे पास कि ये एक्सप्रेशंस इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में फ्रेम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, वो है हमारा इनसाइड क्लियरेंस, कि आखिर में इनसाइड क्लियरेंस होता क्या है। तो दोस्तों इनसाइड क्लियरेंस के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं इनसाइड क्लियरेंस में, तो पहला हम बात करते हैं तो ये होता है दोस्तों मेरा कि इनसाइड डायमीटर ऑफ, मतलब इनसाइड यहाँ पर जैसे नाम आ गया इनसाइड मतलब, तो हम दोनों का दैट इज सैंपल ट्यूब का भी और कटिंग एज का भी इंटरनल डायमीटर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप इस फिगर के अंदर अगर देखेंगे तो इस फिगर में आपको ये देखने को मिलेगा या इस एक्सप्रेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि D3 माइनस D1 अपॉन ऑफ D1 करेंगे तो आपको इनसाइड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। अब D3 क्या है दोस्तों,
तो D3 अगर मैं आपको सैंपल के अंदर बताऊं, इस सैंपलर के अंदर, तो D3 मेरा ये था, मतलब कि इंटरनल डायमीटर था किसका, सैंपल ट्यूब का। वहीं D1 मेरा क्या था दोस्तों, D1 मेरा था इनसाइड डायमीटर ऑफ दिस कटिंग एज या कटिंग टीथ। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी, जो भी D3 माइनस D1 बाई D1 की, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको इनसाइड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू आपकी 1 से 3% के बराबर बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इनसाइड क्लियरेंस की वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड अगर हम बात करें वो है हमारा आउटसाइड क्लियरेंस। जैसे कि हमने इनसाइड क्लियरेंस में इंटरनल की बात करी थी, आउटसाइड क्लियरेंस में हम एक्सटर्नल डायमीटर की बात करेंगे। मतलब कि एक्सटर्नल डायमीटर के केस में क्या होगा दोस्तों, या आउटसाइड क्लियरेंस में क्या होगा, हम यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन रहेगा जिससे हम लोग आउटसाइड क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कहता है, D2 माइनस D4 अपॉन ऑफ D4। अब यहाँ पर D2 और D4 क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों D4 आप देखेंगे तो D4 हमारा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D2 की। तो D2 दोस्तों कटिंग एज का आउटर डायमीटर है, और वहीं D4 हमारा सैंपल ट्यूब का आउटर डायमीटर है। तो हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन आउटसाइड क्लियरेंस के लिए दोस्तों हमको करना है क्या, D2 माइनस में D4 बाय ऑफ D4 इंटू 100 करेंगे, तो हमको यहाँ से आउटसाइड क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा आउटसाइड क्लियरेंस की जो वैल्यू जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं वो आपकी इस रेंज में होनी चाहिए, डेट इज आपकी जो आउटसाइड क्लियरेंस है 0 से 2% तक होनी चाहिए। साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका आउटसाइड क्लियरेंस है वो ग्रेटर आता है हमारे इनसाइड क्लियरेंस से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है दोस्तों हम अगर बात करें वो है हमारा एरिया रेशो। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये बात करते हैं यहाँ पर एरिया रेशो के अंदर। तो एरिया रेशो में सीधे सीधे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिखा गया है, वो क्या है, D2 स्क्वायर माइनस में D1 स्क्वायर अपॉन ऑफ D1 स्क्वायर। इसको मोर प्रिसाइसली हम इस तरह भी लिख सकता हूँ मैं कि A2 माइनस में A1 अपॉन ऑफ A1 इंटू ऑफ 100 कर सकता हूँ इसको मैं। मतलब कि A2 डेट इज A2 क्या हो गया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे A2 या फिर D2 क्या है दोस्तों, D2 को अगर मैं आपको दिखाऊं तो D2 जो डायमीटर था उसको मैंने क्या बोला था, आउटर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज, आउटर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज, ये D2। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों D1, तो D1 क्या था मेरा, इनसाइड डायमीटर ऑफ द कटिंग एज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा D2 है, ये मेरा D1 है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 अपॉन में A1 करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, एरिया रेशो मिल जाएगा। ठीक, और A1 और A2 की जगह क्या कर सकते हैं आप, एरिया क्या हो जाएगा मेरा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर होता है। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको बताऊँ मैं, तो जब आप A1 और A2 की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर माइनस में पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाय करेंगे फिर से पाई बाय 4, यहाँ पर D1 का स्क्वायर, पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल जो एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरे ख्याल से एरिया रेशियो अब आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ से इसकी लिमिट जो ध्यान रखनी है दोस्तों, ये रखनी है कि एरिया रेशियो की जो वैल्यू है आपकी 20 से कम होनी चाहिए स्टीफ क्ले के लिए। किसका बोला, स्टीफ क्ले के लिए। और आप सेंसिटिव क्ले अगर यूज कर रहे हैं तो सेंसिटिव क्ले के लिए ये 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तीनों चीज आई होप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो इनका क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों, इनसाइड क्लियरेंस का। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इनसाइड क्लियरेंस है वो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। किन किन के बीच की, सोइल और सैंपल के बीच की, वाइल एंड सैम्पलिंग ट्यूब,
while soil enters in the sample tube। ठीक, क्या बोला गया कि जो इनसाइड क्लियरेंस है ये हमको जो फ्रिक्शन है किसके बीच का, फ्रिक्शन किसके बीच में दोस्तों, सोइल के लिए, सैम्पलिंग ट्यूब के लिए, उसको रिड्यूस करता है जब हम क्या कर रहे हैं, सोइल हमारे सैंपल ट्यूब में एंटर कर रही है तब के लिए। ठीक, साथ में ये हमको क्या बता रहा है, इट ऑल्सो परमिट इलास्टिक एक्सपांशन ऑफ सोइल। इलास्टिकली जो एक्सपांशन होता है सोइल के अंदर उसको भी ये परमिट करता है। कौन, इनसाइड क्लियरेंस। मेरे ख्याल से इनसाइड क्लियरेंस आपको क्लियर हो गया। सेकंड अगर बात करें दोस्तों तो वो है हमारा आउटसाइड क्लियरेंस। तो आउटसाइड क्लियरेंस का भी काम है दोस्तों फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, क्या बोला, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना किसके बीच में, हमारा सैम्पलिंग ट्यूब हो गया और सोइल के बीच का जो फ्रिक्शंस होता है उसको रिड्यूस करना। जब हमारा सैंपल या तो अंदर जा रहा है, मतलब सैंपल को हम सोइल के अंदर डाल रहे हैं या फिर निकाल रहे हैं, दैट इज ड्रिवन एंड विड्रॉन, दोनों टाइम पर ये आउटसाइड क्लियरेंस से ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट में जो हमारा है वो दोस्तों एरिया रेशो। तो इट शुड बी केप्ट एज लेस एज पॉसिबल। लेजर एरिया रेशो मीन्स कटिंग एज इज शार्प। देखो, एरिया रेशो को हमको कम से कम रखना चाहिए, मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके उतना इसको कम रखो। अगर कम एरिया रेशो है, यहाँ पर क्या बोला, अगर कम एरिया रेशो है इसका मतलब ये कि कटिंग एज जो है वो हमारी शार्प है। ठीक, कटिंग एज हमारी शार्प है तो वहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबली अनडिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एज हमारी शार्प है तो वहाँ से डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कम होगा, हैंस वहाँ से हमको क्या मिलेगा दोस्तों, अनडिस्टर्ब सैंपल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर फिर पॉइंट क्या बोलता है, इट शुड बी लेस देन 10% बट इन नो केस इट शुड एक्सीड 20%। ये दोस्तों हमको 10% से कम रखना है। क्या बोला, एरिया रेशो 10% से हमको कम रखना है, लेकिन किसी भी केस में ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। दोस्तों लास्ट में एक और जो टॉपिक है उसको हम और देख लेते हैं, वो है रिकवरी रेशो। जैसे कि नाम ही यहाँ पर कुछ क्लियर कर रहा है, रिकवरी मतलब कि कितना रिकवर्ड हुआ है उसका रेशो की हम बात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वो क्या कहती है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल टू द पेनिट्रेशन लेंथ। क्या बोला कि कितनी लेंथ हमको रिकवर्ड हुई है सैंपल की, वो डिवाइडेड बाय कितना हमने पेनिट्रेट किया था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊँ दोस्तों, ये मान लेता हूँ मैं कि ये मैंने सैंपल लिया था और इसको जो मैंने पेनिट्रेट किया, इसको मैंने अर्थ के अंदर पेनिट्रेट किया दोस्तों कितनी, एच हाइट तक। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस सैंपल को यहाँ से निकाला, यहाँ से मुझे जो सैंपल देखने को मिला दोस्तों वो ये कुछ इस लेंथ का मुझे देखने को मिल गया। ये मान लेता हूँ मैं इधर साइड बना रहा हूँ, इसको मैं और कहीं बनाता हूँ। ठीक है, इस सैंपलर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये इतना मेरे को क्या हुआ दोस्तों, ये मेरे को इतना रिकवर्ड सैंपल मिला जिसकी लेंथ मुझे L मिली। मतलब कि मैंने अर्थ के अंदर जब सॉइल का सैंपल लेने गया तो मैंने इतना सैंपल पेनिट्रेट किया और जब मैंने सैंपल निकाला तो मुझे केवल इतनी लेंथ देखने को मिली। तो यहाँ से जो हमारा रिकवरी रेशो होता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, L/H, मतलब कि रिकवर्ड लेंथ अपॉन ऑफ पेनिट्रेशन लेंथ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला है रिकवरी रेशो का, जो क्या कहता है कि रिकवर्ड लेंथ ऑफ द सैंपल अपॉन पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ द सैंपल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 आपको वैल्यू दी गई है कि अगर आपका रिकवरी रेशो की वैल्यू 1 है तो आपकी गुड रिकवरी होगी। ठीक, अच्छी रिकवरी हुई होगी। वहीं अगर आपकी लेंथ क्या बोला, जो डेट इज रिकवरी रेशो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि सैंपल आपका स्वेल्ड हुआ होगा। मतलब इस केस में मैंने क्या बोल दिया कि जो L मुझे मिला था वो ज़्यादा है किससे, H से, तो यहाँ पर स्वेलिंग हो गई होगी, फूल गया होगा हमारा सैंपल। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि जो रिकवरी रेशो है लेस देन 1 है, तो इस केस में मेरा क्या हो गया,
यहाँ पर जो बात करें हम L जो है वो मुझे H से कम मिला होगा, मतलब कि मेरा सैंपल श्रंक हो गया होगा या श्रिंक हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर रिकवरी रेशो भी अब क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया वो आपको एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी दोस्तों सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ सैम्पलर की। सैम्पलर क्या होता है, सैम्पलर की डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमने सैम्पलर देखा कि ये सैम्पलर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हमने बात करी अलग अलग डायमीटर्स की, D1 D2 D3 D4 क्या होता है यह भी मैंने आपको बताया। फिर इसके जो डिज़ाइन पैरामीटर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैंने आपको बताया, इनकी परमिसिबल वैल्यूज़ भी बताई। देन फिर दोस्तों हमने इनके बारे में बात किया कि क्या इनका सिग्निफिकेंस है, कि इनको कम ज़्यादा रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हमने देख लिया। देन लास्ट में हमने बात करी दोस्तों रिकवरी रेशो की। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है सोशल नेटवर्किंग साइट की, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।